Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट की पहली पोएम को स्टडी किया, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कण. और आज की इस क्लास में इसी पोएम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं. आइए हम उन क्वेश्चंस को सीखें और ये देखें कि उनके आंसर्स आप कैसे देंगे. आई होप कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और साथ साथ मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आज के जो ये क्वेश्चन है आप उनको भी बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनको सीखेंगे और साथ साथ आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के जो क्वेश्चंस हैं इस पॉइंट में दिए गए हैं, जिसका नाम है थिंकिंग अबाउट द पोएम. आपसे पहले जितने भी आपने जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमेशा लिखा जाता था थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्योंकि वो चैप्टर्स थे, वो लिटरेचर थे. लेकिन जो ये पोएम है तो इसमें लिखा हुआ है थिंकिंग अबाउट द पोएम, कि इस पोएम के बारे में विचार कीजिए. तो विचार करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो ये चैप्टर का जो नाम है, यानी कि जो ये पोएम का जो नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के जो कण हैं वो क्या हैं. व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, यानी कि कवि ये क्या कहता है कि किस चीज़ ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया, किसने उसके मूड को बदल दिया है. हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, यानी कि जो कवि का जो मन है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, वो कैसे बदला है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि अ डस्ट ऑफ स्नो इज अ कलेक्शन ऑफ द टाइनीस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका मतलब यह है कि जमाव, यानी कि जो बर्फ़ होती है उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनका जमा होना ही डस्ट ऑफ स्नो कहलाता है. रेस्टिंग, जो कि ठहरे हुए रहते हैं, रेस्टिंग ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी वस्तु के ऊपरी सिरे पर जमा हो जाते हैं. और ये क्रिएचर या फिर किसी जीव के ऊपर ये जमा हो जाते हैं जो कि ऊपर से गिरते हैं. आफ्टर ए स्नोफॉल, एक स्नोफॉल के बाद, यानी कि जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके साथ साथ जो बर्फ़ के जो छोटे छोटे जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वे अगर किसी वस्तु के ऊपर जमा हो जाते हैं, फिर किसी जीव के ऊपर जमा हो जाते हैं, तो उन्हीं को ही डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं, यानी कि बर्फ़ के कण कहते हैं. आगे इसमें आप लिखेंगे कि व्हेन द क्रो सोक इट ऑन हिम, यानी कि जब कोई ने इन डस्ट ऑफ स्नो को, यानी कि बर्फ़ के कणों को हिला करके कवि के ऊपर गिरा दिया था. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और जो ये बर्फ़ के कण जो कि हेमलॉक ट्री से जो नीचे गिरे थे, हैज़ चेंज्ड द पोएट्स मूड, यानी कि इन्हीं कणों ने पोएट के मूड को बदल दिया, यानी कि पोएट के मन को परिवर्तित कर दिया. आगे आप इसमें लिखेंगे बिफोर द चेंज ऑफ मूड, यानी कि इस परिवर्तन से पहले द पोएट वॉज आइडलिंग अवे हिज टाइम, जो पोएट है वह अपने समय को बर्बाद किए जा रहा था. बट, लेकिन आफ्टर द चेंज ऑफ हिज मूड, लेकिन अपने मूड के परिवर्तन के बाद ही मेड यूज़ ऑफ हिज टाइम, उसने अपने समय का सदुपयोग किया. अब आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, यानी कि जो इस कवि के जो लेखक हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वह प्रकृति को अपने इस पोएम में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि किस तरीके से सामने रखते हैं. द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, और जो निम्नलिखित जो पॉइंट्स है वो आपके आंसर को सोचने में आपकी सहायता करते हैं. तो जो पहला पॉइंट है इसके अंदर लिखा है कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, यानी कि वे कौन कौन से पक्षी हैं जिनको आमतौर पर कविताओं में यूज़ किया जाता है, यानी कि जिनके नाम को आमतौर पर कविताओं में प्रयोग किया जाता है, वे कौन कौन से पक्षी हैं. डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन द पोएम, क्या आपके विचार से जो कौवा होता है क्या उसके नाम को भी प्राय कविताओं में प्रयोग किया जाता है. व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, यानी कि आपके मन में, यानी कि आपके दिमाग में कौन सी तस्वीर आती है. व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, जब आप किसी कौवे के बारे में सोचते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द बर्ड्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनको आमतौर पर पोएम में जिक्र किया जाता है, जिनके बारे में लिखा जाता है. डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम, क्या आपको लगता है कि एक कौवे को भी आमतौर पर कविताओं में लिखा जाता है. व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, आपके दिमाग में कौन कौन सी तस्वीरें आती हैं. व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, जब आप किसी कौवे के बारे में सोचते हैं. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन एन आर्टिस्टिक एंड सिम्बॉलिक वे,
यानी कि जो इस कविता के जो लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वह नेचर को एक अलग ही अंदाज में एक कलात्मक तरीके से और एक प्रतीकात्मक तरीके से सामने रखते हैं। द फॉलोइंग आंसर रिवील्स, तो इसमें कुछ ऐसे पक्षी का नाम लिखा हुआ है जिनको आमतौर पर कविता में लिखा जाता है। उनके नाम है कुकू यानी कि कोयल, नाइटिंगल यानी कि बुलबुल, लार्क यानी कि लावा पक्षी, कैनरी, क्रो, हॉक, ईगल, काइट। जैसे इस तरीके के जो पोएम है, जैसे कैनरी है, कौवा है, बाज है, गरुड़ है, चील है। आर द बर्ड्स यानी कि वे ऐसे पक्षी हैं दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स, यानी कि जिनको आमतौर पर कविताओं में लिखा जाता है, जिनके बारे में आमतौर पर कविता में जिक्र किया जाता है। यस, आगे आप लिखेंगे जी हाँ। अ क्रो इज ऑल्सो ऑफन मैंशनड इन द पोएम्स, यानी कि कोए को भी आमतौर पर कविताओं में लिखा जाता है। अ क्रो ब्रिंग द इमेज ऑफ सैडनेस, लेकिन जो ये कौवा होता है ये हमारे मन में एक उदासी की तस्वीर लेकर के आता है। सोरो यानी कि ये दुख को लेकर के आता है। पेसिमिज्म यानी कि निराशावाद को लेकर के आता है। एंड लॉस ऑफ आवर माइंड, और हमारे मन के दुख को यानी कि हानि को हमारे सामने लेकर के आता है। यानी कि जो कौवा होता है वो कोई खुशी का प्रतीक नहीं है, वो किसी उदासी का, किसी दुख का, निराशावाद का, या फिर हमारे मन का कोई लॉस यानी कि कोई हानि हो, इस तरीके की तस्वीरें हमारे दिमाग में आती है जब हम किसी कोए के बारे में सोचते हैं। आगे से क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि अगेन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, यानी कि पुनः हेमलॉक ट्री क्या है। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री, यानी कि जो कवि है वो इस हेमलॉक ट्री को छोड़ करके और अधिक सुंदर पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है। सच एज मैपल, जैसे कि एक मैपल का जो वृक्ष होता है जो कि छायादार वृक्ष होता है जो कि बहुत सुंदर होता है, और एन ओक, और एक फल का वृक्ष होता है जिसका नाम है ओक, वह भी बहुत सुंदर होता है। और ए पाइन, या फिर किसी देवदार का जो वृक्ष है उसके बारे में क्यों नहीं लिखता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री विद ए स्मॉल वाइट फ्लावर, यानी कि जो हेमलॉक का जो पेड़ होता है वह एक जहरीला पेड़ होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के यानी कि सफ़ेद कलर के फूल होते हैं। द पोएट डजंट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्रीज, यानी कि जो कवि है वो और अधिक सुंदर पेड़ के बारे में अपनी कविता में नहीं लिखता है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ पेसिमिस्टिक एंड आइडल अवे इन हिज लाइफ, वह एक निराशावादी व्यक्ति है, यानी कि उसके जीवन में निराशा छाई हुई है और वो अपने समय को बर्बाद कर रहा होता है, इसलिए वह इस निराशा की वजह से और अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में अपनी कविता में नहीं लिखता है। अब आपके सामने पॉइंट नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो, यानी कि इस कविता में जो ये कौवा होता है और जो ये पेड़ होता है जिसका नाम है हेमलॉक, यह किस चीज़ को आपके सामने प्रकट करते हैं, यानी कि ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या है किसी जॉय का यानी कि किसी खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर किसी दुख का यानी कि किसी सोरो का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे आपसे पूछा है कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, यानी कि जो इस कविता में जो डस्ट ऑफ स्नो है जिसको जो एक कौवा किसी पेड़ से हिला करके नीचे गिरा देता है, स्टैंड फॉर, यानी कि यह किस चीज़ के लिए इसमें लिखा हुआ, यानी कि यह किस चीज़ को प्रकट करता है। इसके आंसर में आप लिखते हैं कि क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो, यानी कि इस कविता में जो एक कौवा होता है और जो पेड़ है हेमलॉक, यह दुख को प्रकट करता है, यानी कि यह बहुत ही गहन निराशा को प्रकट करता है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर रे ऑफ होप, यानी कि जो इसमें डस्ट ऑफ स्नो है वह आशा की किरण को प्रकट करता है। इट मेक्स द पोएट विवेशियस वंस अगेन, और यह कवि को एक बार फिर से जीवित कर देता है, जो कि निराशा में डूबा हुआ है वह फिर से जीवंत हो जाता है और वो अपने समय का सदुपयोग करने लगता है, यानी कि उसके अंदर आशा की किरण जाग उठती है। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया कि हैव देयर बीन टाइम्स, यानी कि क्या कभी ऐसा समय भी रहा है व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, कि जब आपने अपने आप को काफ़ी निराश और आशाहीन महसूस किया हो। और आगे पूछा गया कि हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट, क्या आपने ऐसे एक क्षण का अनुभव किया, यानी कि क्या आपने ऐसे समय का अनुभव किया है दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, जिसने उसी दिन आपके मूड को बदल दिया हो। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि यस, जी हाँ, देयर हैज़ बीन टाइम्स, हाँ ऐसा समय बिल्कुल रहा है, व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस, कि जब मैंने निराश और होपलेस यानी कि आशाहीन महसूस किया, यानी कि जब मैं बहुत ही दुखी हो गया। और अगर आप कहते हैं कि यस
आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट। जी हाँ, मैंने ऐसे एक क्षण यानी कि ऐसे समय को अनुभव किया है। दैट चेंज माई मूड दैट डे, जिसने उस दिन मेरे मूड को बदल दिया है, जिसने मेरे मन को परिवर्तित कर दिया है। इट वॉज द डे, यह उस दिन की बात है, व्हेन माई एग्जामिनेशन रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, कि जब मेरे परीक्षा का जो परिणाम है वह घोषित हुआ था, यह उस दिन की बात है। आई केम टू नो दैट, मुझे पता चलता है कि यानी कि उस दिन मुझे पता चला कि दैट आई हैड फेल्ड, कि मैं फेल हो गया हूँ। आई फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, और इसकी वजह से मैं बहुत ही निराश हो गया और आशाहीन हो गया, यानी कि मेरे सामने आशा नहीं रही और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। सडनली, अचानक, आई सो ए स्मॉल एंट कैरिंग अ हैवी ग्रेन, अचानक मैंने एक छोटी सी चींटी को देखा जो कि एक बहुत ही भारी दाने को लेकर के जा रही थी। द स्मॉल एंट वॉज फेलिंग अगेन एंड अगेन, और जो वो छोटी चींटी थी वो बार बार फेल हो रही थी। बट एट लास्ट इट गॉट सक्सेस, लेकिन अंत में उसे सफलता मिली, यानी कि वे अंत में सफल हो गई। माई मूड गॉट चेंज्ड द सेम डे, और उसी दिन मेरा मूड बदल गया, यानी कि मेरे मन में परिवर्तन आ गया। एंड आई वर्कड हार्ड, और मैंने खूब मेहनत की। एंड ऑब्टेन्ड मेरिटोरियस मार्क्स, और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। तो उसी दिन मेरा मूड बदल गया और मैंने चींटी को देखा कि किस तरीके से मतलब वह बार बार फेल हो रही है, लेकिन अंत में जाकर के वह सफल हो गई। तो उससे मैंने ये सीखा कि अगर मैं भी मेहनत करूँगा तो मुझे भी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो इस छोटे से परिवर्तन ने मेरा मूड बदल दिया, जिससे कि मैं सफल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोएम यानी कि डस्ट ऑफ स्नो की क्वेश्चन सीरीज को आज हमने हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको कुछ सीखने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब मिलेंगे हमारी अगली पोएम में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।